नमस्कार दोस्तों। जनाब अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है कि आपको कौन तमाशाई समझता है, यहाँ आप तो आग लगाते हैं चले जाते हैं। दरअसल क्या है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है कोई, या हेड ऑफ द फैमिली मान लीजिए, या क्लासरूम में टीचर लगा लीजिए, स्कूल में प्रिंसिपल लगा लीजिए, आपकी कंपनीज में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरा डिपार्टमेंट, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा इंस्टीट्यूशन ठीक तरीके से चले। और कोई अगर आपत्ति वाली स्थिति है, विपत्ति वाली स्थिति है, तो उसमें लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वाला जो तरीका है वो दिखना चाहिए। ऐसा दिखता है तो पूरे इंस्टीट्यूशन में या परिवार में या समाज में या डिपार्टमेंट में दिक्कत नहीं होती है, अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होता है। आप जहां भी हैं, क्योंकि कई शहरों से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं, खौफनाक हैं। खौफनाक क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पेट्रोल पंप्स के सामने लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। लोग भरवा लेना चाहते हैं फ्यूल किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनको अंदेशा है कि शायद आगे हमें फ्यूल ना मिले। अब यह अंदेशा फैला क्यों? अंदेशा फैला क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार एक बयान दिया सदन के अंदर, और जिसमें उन्होंने कोरोना से तुलना कर दी। इस युद्ध की तुलना जैसा कुछ आप कह भी नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में कोरोना का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि हमने कोरोना काल से भी हम आगे बढ़े हैं, एकजुट होकर हम उस समय में लड़े हैं, तो हम इस स्थिति से भी आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई एक्शन प्लान तो दिया नहीं। पूरे भाषण में डेटा आप फेंकते रहे कि हाँ भाई ये सब है, ये सब है, ये सब है। उसमें भी जो डेटा आपको थोड़ा सा फेवर कर सकते थे वो डेटा आपने फेंका। एक्शन प्लान क्या होगा अगर मुसीबत आई, इस बारे में आपने कुछ बताया नहीं। इस बारे में आपने बोला कि एकजुट होकर हम कोरोना के खिलाफ लड़े थे, और अब इस युद्ध के कारण जो हालात पैदा होने वाले हैं उससे भी हम लोग निपट आएंगे, उससे भी हम लोग उबर जाएंगे। तो जब आप ये बात करते हैं तो एक चिंता का बादल जो है वो छा जाता है जहन में आम लोगों के, और वो चिंता का बादल जो आम लोगों के जहन में छाया हुआ है वो पेट्रोल पंप्स की लंबी लंबी कतारों में फिलहाल दिख रहा है। कुछ एक वीडियोस हैं जो द मॉल्टिक शो के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। लीडर ऑपोजिशन ने आरोप लगाया है कि भाई प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि कोई पैनिक मत करो, दूसरी तरफ ही हिमसेल्फ इज पैनिक्ड, वो खुद पैनिक हुए पड़े हैं। क्यों पैनिक हुए पड़े हैं उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी बात, एस जयशंकर साहब ब्यूरोक्रेट थे, उसके बाद जब मंत्री बने तो बड़ा हो हल्ला हुआ, बड़ी चर्चा हुई कि एस जयशंकर भाई इतने बड़े डिप्लोमेट और ये मंत्री बने हैं, तो अब जो है सो विदेशों में बड़ा डंका हमारा बजेगा। और उस लाइन पे, उस नैरेटिव पे हमने कई खबरें देखी, कई शोज देखे, लेकिन हालात फिलहाल जो हैं वो बड़े उलट दिखते हैं। लीडिंग चेयर्स पे बैठे हुए हम लोग कहीं पे दिख नहीं रहे हैं। ये एस जयशंकर साहब ने अभी बोला है कि हमने मीडिएशन इसलिए नहीं की क्योंकि वी आर नॉट द ब्रोकर नेशन, दलाल देश नहीं है हम। एस जयशंकर ने कहा किस सवाल के जवाब में कि भाई पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन की कोशिशों में लगा हुआ है। ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ा, और ये जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में मीडिएटर का काम जो है पाकिस्तान कर रही है। तो एस जयशंकर साहब ने बोला कि हम ब्रोकर नेशन नहीं हैं। यही एस जयशंकर साहब रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय भारत को लेकर या प्राइम मिनिस्टर को लेकर क्या कह रहे थे, उसकी चर्चा भी हम लोग इस शो में, इस एपिसोड में करेंगे। इसके अलावा चर्चा होगी कि ट्रंप किस तरीके से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहें, या फिर ग्रीडी आदमी का जो पूरा ग्रीड होता है वो दिखता है, और किस तरीके से वो बौखला जाता है जब वो चीज़ों को सही असेस ना कर पाए और स्थितियाँ उसके खिलाफ चली जाएं। तो ट्रंप किस तरीके से खिसियाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके फॉर्मर हेड जो हैं उनका क्या कहना है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान, इसके बीच में जो युद्ध चल रहा है इसमें पलड़ा भारी किसका है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ईरानियन जो पूरी मिनिस्ट्री है या ईरानियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप जो नेगोशिएशन की बात कर रहे थे, 5 दिनों का सीजफायर का जो उन्होंने ऐलान किया था, उसके बारे में भी बातचीत होगी। और बातचीत फिलहाल क्या स्थिति है, कितने हमले चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हमले चल रहे हैं, ईरान की डिमांड है क्या। और 5 देशों को शायद मेरे हिसाब से अलाउ किया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, और उसमें फॉर्चुनेट खबर यह है कि भारत भी उन देशों में शामिल है जिनके जहाज़ों को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने देगा। फ्रेंडली नेशन कहा गया है कि भाई जो मित्र राष्ट्र हैं हमारे उनको हम देंगे। पाकिस्तान भी है उसमें, भारत भी है, चाइना भी है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकल पूरे स्पेस में क्या कुछ घट रहा है और भारत में क्या कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कितने तैयार हैं, कितना तैयार कर रहे हैं, एस जयशंकर के बयान के मायने क्या है। तो साहब सबसे पहले शुरू करते हैं
प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से? चलिए विदेश मंत्री से शुरू करते हैं। तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि मीडिएशन जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, भारत ने इसकी कोशिशें नहीं की, कि भारत जो है वो ब्रोकर नेशन नहीं है, दलाल राष्ट्र नहीं है। जो युद्ध चल रहा है ना, उस युद्ध की आंचें केवल ईरान में या केवल अमेरिका में या केवल इजराइल में नहीं फैली हुई हैं। केवल खाड़ी के मुल्क जो हैं वो ही उसके चंगुल में फंसे हुए हों, ऐसा भी नहीं है। युद्ध की जो आंचें हैं, युद्ध की जो लपटें हैं, वो पूरे विश्व में फैल गई हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजिक तरीका जो होता है, जो रणनीति होती है, उसके तहत ईरान ने यह सुनिश्चित किया कि हम अगर परेशान हैं तो तमाम लोग परेशान हो सके, ताकि एक प्रेशर एक्सर्ट हो सके। ज़मीर अब्बास जाफरी साहब जो हैं, जो ईरान में रहते हैं, भारत के ही हैं, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ईरान जो है वो अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, और अत्याचार के इस खिलाफ, इस लड़ाई में जो लोग अत्याचार के खिलाफ हैं वो लोग हमारे मित्र हैं। और कैसे पता पड़े लोगों को, कैसे लोगों को वो स्टिमुलेशन दिया जाए कि वो अत्याचारियों के खिलाफ खड़े हो सके। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो टैरिफ वॉर किया, तब पूरे विश्व में कोई ऐसा बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया तो दिखी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी करते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया दिखती नहीं है। तो ईरान ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है उसके जो पार्टनर्स हों या फिर और जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं जो मुल्क, चाइना हो या रशिया हो, उसका भी उसमें योगदान हो, सहभागिता हो। ईरान ने किया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने आधिकारिक तौर पे बंद भी नहीं किया, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग जो है अपनी बिठा दी कि कौन सा जहाज जाएगा ये हम तय कर देंगे। इसके कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो वो छोटी सी संकरी सी जगह है, वहां पर ट्रैफिक बहुत जबरदस्त बढ़ गया। बहुत सारे जो जहाज हैं लदे हुए, वो जहाज वहां खड़े हैं, जा नहीं पा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ईरान जो है वो टोल ले रहा है ना, कि हम पास होने देंगे लेकिन पहले इसकी कीमत चुकाओ। अच्छा, ईरान की डिमांड भी है, उस पर हम लोग आगे आएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण, क्योंकि ग्लोबल जो तेल की सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, उसमें 1/5 हिस्सा, 20% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। तो जैसे ही इसे चोक किया गया, जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी उम्मीद मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रही होगी, तो पूरे ही विश्व में हड़कंप मच गया। क्योंकि ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल जो है, उसकी कीमतें बढ़ी, और उसके कारण से कॉन्सिक्वेंटली अलग अलग देशों में किल्लत भी होने लगी और कीमत भी बढ़ने लगी। भारत में एलपीजी की कीमत बढ़ी है, हम सब, आप सब लोग जानते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर्स जो है उनको वो नहीं मिल रही है, अवेलेबिलिटी उनकी बहुत कम है, वो हम सब लोगों को पता है। इमरजेंसी प्रोविजन इन्वोक करके ये कहा गया हमारी रिफाइनरीज को, वही एलपीजी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाएगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं उनको वरीयता दी जाएगी। ये सब कुछ फैक्ट है जो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, जो आपको भी पता है। तो किल्लत तो हुई, दिक्कत तो हुई। इस तरह की दिक्कत कई अन्य देशों में भी है। मैं पढ़ रहा था कई एशियाई देशों में, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जो है, जो एशियाई देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो हालत इतनी खराब हो गए हैं कि 500 गैस स्टेशन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल, वो नेशनल फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनमें से 187 जो हैं फ्यूल स्टेशन, उन पे डीजल है ही नहीं। और अगर बात किया जाए तो 32 सर्विस स्टेशन जो हैं वहां पे किसी भी तरह का कोई ईंधन नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया की हालत है। इसके बाद थाईलैंड एशिया में जो पड़ता है, उसकी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। भारत में भी किल्लत हो रही है। इसी कारण से तो रेट बढ़ा है, इसी कारण से तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इन्वोक हुआ है। यूरोप के बहुत सारे देशों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही तेल का सप्लाई होता है, तो वो दिक्कतें उन देशों में भी फैल रही हैं। सो स्ट्रेटेजिकली ईरान ने ये इंश्योर किया कि भाई ये जो युद्ध के कारण जो हमें दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत से सारे लोग अगर गुजरेंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि जो एग्रेसर है, जो अत्याचारी है, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, किसी की दादागिरी चलेगी नहीं। तो अब यहां पे ना एस जयशंकर साहब जब ये बात कहते हैं कि भाई हम ब्रोकर नेशन नहीं है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। क्योंकि एक ऐसा युद्ध है जो तमाम देशों को चपेटे में ले चुका है। हमारे अपने मुल्क में दिक्कतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि भाई युद्ध को रोकने में हम किसी तरह की भूमिका अदा कर सकें? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब युद्ध होता है और आप मीडिएटर बन के जाते हैं, मतलब अपने अपने गांव की बात सोचिए आप, है ना। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल जो धरातलीय उदाहरण है उससे आपको समझा सकूं। मान लीजिए 2 भाइयों में झगड़ा हुआ जमीन का, है ना, या 2 किसी भी पक्ष में हो गया। तो गांव में अब भी ये सामाजिक नियम है कि 5 लोगों को बुला लो, भाई 5 लोग जो हैं वो बात करेंगे। तो आप कितने भी ऊपर हो,
क्लास के हिसाब से हम बात कर लें या आपके परसेप्शन के हिसाब से कि हम तो बहुत ऊंचे लोग हैं, ये बड़े नीचे लोग, आप सोच सकते हैं, है ना। अब इसमें अगर आप किसी झगड़े में शामिल हो जाते हैं और तीसरा व्यक्ति पंच बन के आपके झगड़े को सुलझा रहा होता है, तो आप सीधा लीडिंग फ्रंट पे दिखने लगते हैं कि भाई इसकी एक कद्र है, इसकी एक वैल्यू है, इसकी एक इंपोर्टेंस है, और ये ग्लोबल जो चीजों को अफेक्ट कर रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें हमारा एक से है। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको दिक्कतें जो हैं उसको खत्म करने के लिए चाहिए कि युद्ध खत्म हो, इसके तरफ आपके प्रयास होने चाहिए सकारात्मक, वो दिखने भी चाहिए। दूसरा जो बार बार आपके ऊपर आरोप लग रहा है इंडिया के बारे में जो कहा जा रहा है, और कई सर्कमस्टेंशियल चीजें इस बारे में बता रही हैं कि हम लोग डिप्लोमेटिकली फॉरेन रिलेशन के फ्रंट पे बहुत कमजोर हुए हैं। अमेरिका हमको जो जो डिक्टेट करता है वो चीजें हम करने लगते हैं, है ना। तो ये भी एक मौका था अपने ऊपर लग गए सारे आरोपों को धो लेने का। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हमने मीडिएशन का रास्ता जो है नहीं अपनाया, हम उस भूमिका में नहीं जाने की कोशिश करते रहे। और जयशंकर साहब जो कह रहे हैं ब्रोकर नेशन नहीं है, क्या ये भी किसी तरह के दबाव के कारण है? क्या इसलिए क्योंकि अमेरिका के लोग यहाँ पर आकर, प्रतिनिधि यहाँ पर आकर सीधे कह रहे हैं कि जो चाइना के साथ हमने गलती की थी वो इंडिया के साथ नहीं करेंगे, बराबरी का बिजनेस नहीं करेंगे। तो क्या हम बराबरी का बिजनेस अमेरिका हमारे साथ नहीं करेगा और हम इस चीज को लेकर कंफर्टेबल हैं, इसलिए हम पंच की भूमिका में नहीं जा रहे? ये एक सवाल जो है मेजर उठता है। दूसरी बात, मीडिएशन की भूमिका में है कौन? मीडिएशन की भूमिका में है पाकिस्तान। सोच के देखिए, मतलब किसे नहीं पता है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट का गढ़ बन चुका है। इंडियन सॉइल पे जितना भी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, और वो पाकिस्तान जो है वो युद्ध रोकने की कवायद में खड़ा हुआ है, वो मीडिएट कर रहा है। ट्रंप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ईरान जो है वो पाकिस्तान से बात कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह का यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत है उसे हम फैसिलिटेट करेंगे। ईरान के ऑफिशियल जो हैं गालिबफ साहब वो पाकिस्तान जाते हैं। जेडी वांस के पाकिस्तान जाने की खबरें हैं कि शायद इस सप्ताह के अंत तक जेडी वांस जो हैं वो भी पाकिस्तान जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये बढ़ता हुआ कद जियोपॉलिटिकली और सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि तकलीफदेह है, या सोचना चाहिए हमें? एक और चीज सोचिए कि भाई इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, चाइना तो मजबूत हो रहा है और चाइना एग्रेसर है। पाकिस्तान और भारत के बीच जब युद्ध हुआ तो खुद ये तो ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि हमारी डिफेंस से जुड़े अधिकारी ने कहा कि हम केवल पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे। चाइना टेक्टिकल सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को। तो चाइना की मजबूत स्थिति भी तो हमारे लिए कमजोरी का बायस बन सकता है। तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए थी एक मौका ढूंढते और उस मौके के हिसाब से हम लीडिंग चेयर पे आते, इस युद्ध को रोकते? युद्ध को रोकते तो एक तो शांति के प्रयासों में हमारी जो सहभागिता रही है जब से हम आजाद हुए हैं तब से, एक तो एक अच्छा पन्ना जुड़ जाता कि इतने बड़े युद्ध से रोकने की कवायद में हम खड़े हुए। दूसरा जो तकलीफें हैं लोगों की वो दूर होती। तीसरा जियोपॉलिटिकली हम एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में पहुंच पाते। लेकिन जयशंकर साहब ने क्या बोला कि हम ब्रोकर नेशन नहीं है। अब मैं जयशंकर साहब को याद दिलाता हूं कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तब जयशंकर साहब ने क्या कहा। ये वीडियो देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माई आंसर इज यस। कैसे रुकवाई? मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। आई कैन गिव यू द डेट, आई कैन गिव यू द टाइम, आई कैन टेल यू फॉर हाउ लॉन्ग, आई कैन टेल यू कैसे किया। जयशंकर साहब कह रहे हैं कि अगर आप पूछते हैं क्या मोदी ने युद्ध रुकवाया तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि मैं विटनेस हूं इस बात का। पॉपो ने युद्ध रुकवा दिए, जयशंकर साहब का बयान नहीं है। इसके बाद ये एडवर्टीजमेंट बहुत चला। मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच तो क्या अगर युद्ध रुकवाया मोदी ने, जिसका क्लेम जयशंकर साहब कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त भारत ब्रोकर नेशन था? जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें, विरोधाभास जो हैं वो आपके वर्जन्स में हैं, और वो इस कारण से हैं क्योंकि कुछ समस्याएं तो हैं। लीडर ऑपोजिशन कहते हैं ये समस्या इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो फंसे हुए हैं ट्रंप के दबाव में, इजराइल के दबाव में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। इस कारण से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो एक तो पॉइंट हुआ ये जयशंकर साहब वाला। दूसरी बात, मोदी क्रिएटेड पैनिक, ये बात भी बड़ी चल रही है। ऑपोजिशन के जितने लोग हैं ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, एक बयान आया है सदन के बाहर से,
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं सबको कि पैनिक मत करो, लेकिन वो खुद पैनिक्ड है। और वो पैनिक्ड क्यों हैं? वो पैनिक्ड है एप्स्टीन की वजह से, वो पैनिक्ड है अडानी के केस की वजह से। ये राहुल गांधी का कहना है। मतलब अगेन वही जो प्रेशर है ना, एग्जर्ट जो हो रहा है, और एग्जर्ट क्या हो रहा है, जो एक प्रेशर सा दिख रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है। पैनिक वाली बात हो क्यों रही है? नरेंद्र मोदी साहब ने सदन में भाषण दिया। सदन के भाषण में उन्होंने जो इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जो जंग है उसके बारे में बातचीत की। उन्होंने हमारी तैयारियों के बारे, तैयारी एजन कि हमारी जो संसाधन हैं, जितनी भी चीज़ें, उस पर सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना हम लोगों ने उसको मजबूत किया है, जैसे यूरिया वगैरह की उन्होंने बात की, वो सारी चीज़ें कही। पेट्रोलियम रिजर्व का उन्होंने क्वांटिटी बताया, क्योंकि अगर डेज बता देते कि कितने दिनों का रिजर्व है तो थोड़ी आलोचना हो सकती थी। तो उन्होंने ये चुना कि हम जो है सो केवल अमाउंट बता देते हैं कि कितना है रिजर्व में हमारे। तो ये सारी बातें उन्होंने डाटा फेंका कि भारत जो है वो निपट लेगा इस सिचुएशन से, ऐसा कुछ। और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि कोरोना काल में हम सब ने एकजुट होकर कोरोना को हराया था, तो इस तरह की स्थिति से हम निपट सकते हैं। युद्ध के बाद जो हालात होंगे उससे भी एकजुट होकर हमको लड़ना है। भाई, या तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो वो जो बात है वो गलत है, क्योंकि आपने जो उपमा लिया है, आपने जो जिस चीज से रिलेट किया है, कोरोना का जिक्र किया आपने युद्ध के हालात से, ये कितना पैनिक फैलाने वाली चीज हो सकती है, ये शायद आपके समझ में आ नहीं रही है। कोरोना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को कोरोना काल में खोया है। लोग बंद हो गए थे कमरे में, मिल नहीं रहा था कुछ भी, इस तरह की सिचुएशन थी, और आप फिर से उस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले एलपीजी की दिक्कत हुई, आपने प्राइस बढ़ाया और फिर कहा गया कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन एलपीजी के जो गोदाम है, एलपीजी के जो सेंटर्स है डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर लाइंस लगी हुई थी, ये लोगों ने देखा। और जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कोरोना से इक्वेट करते हुए दिखता है तो लोगों में पैनिक तो फैलेगा। और इस कारण से अलग अलग शहरों में, लखनऊ से लेकर सूरत तक, पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी लाइंस के जो विजुअल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। न्यूज चैनल है भारत समाचार, उसने उसी लाइन में खड़े एक व्यक्ति से बातचीत की। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं कहते कि कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं तो इस तरह का पैनिक लोगों के बीच में नहीं फैलता। यह आम व्यक्ति कह रहा है उस न्यूज चैनल में। इंपैक्ट समझिए ना भाई, आपका भाषण देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, तो थोड़ी गंभीरता हो सकती थी, थोड़ा शब्द चयन बढ़िया हो सकता था। यह वक्तव्य कौशल होता है कि आप अपने ही देशवासियों को पैनिक में डाल दें। पूरे भाषण में एक भी अंश ऐसा नहीं दिखा जहां आप एक्शन प्लान की बात कर रहे हो कि भाई ये किया जाएगा, मान लो एलपीजी की शॉर्टेज होती है, इसको हम ऐसे दूर करेंगे, मान लो फ्यूल की संकट होती है, इसको हम ऐसे दूर करेंगे। आपने कुछ कहा नहीं, सीधा कोरोना का नाम ले लिया कि जैसे कोरोना में हम लोग संभल गए थे वैसे ही अब संभल जाएंगे। लोगों को तो पता है ना कितना संभले थे। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, क्या वो इस बात में यकीन कर पाएंगे कि कोरोना के समय में हम लोग संभल गए थे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं, शायद उस क्लेम में, शायद उस दावे में सच्चाई है कि मोदी कह तो रहे हैं कि पैनिक मत करो, लेकिन ही हिमसेल्फ इज पैनिक्ड। ये बातचीत चल रही है। अच्छा, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की कि किस तरीके से पूरे ही विश्व में अलग अलग देशों में संकट है। हमने आपको भूमिका में बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम बताएंगे कि ब्रिटेन जो है उसकी खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, किसका पलड़ा भारी है। तो भाई, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI6, इसके एक पूर्व प्रमुख हैं सर एलेक्स यंगर, और उन्होंने कहा है कि ईरान इस संघर्ष में भारी है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। और इसके पीछे उन्होंने कारण दिया है। कारण यह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो असेस ही नहीं कर पाया, वो ये नहीं सोच पाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान कंट्रोल कर सकता है। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान के, क्योंकि इसके कारण से पूरे विश्व में जब दिक्कत फैली, जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, तो एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में आप देखें कितनी विरोधाभास है। कभी वो कहते हैं नेगोशिएशन चल रहा है, ईरान जो है उस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है कि कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। ट्रंप अब इस स्तर पे पहुंच गए कि वो खुद से ही नेगोशिएट कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, ईरान कहता जा रहा है कि इन दावों में कोई हकीकत है ही नहीं, कोई सच्चाई है ही नहीं, कोई दम है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप का बौखलाने का कारण यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने रोका और अभी जो सिलेक्टिवली उसने ओपन किया है, उसके कारण से पूरे विश्व में दिक्कत हो रही है, और जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है।
और इस कारण से कई सारी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिएशन वाली जो बातचीत हुई उसमें कितना दम है वो भी थोड़ा सा समझिए। ये बात सही है कि बातचीत तो चल रही थी, गालिबफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान गए थे, लेकिन गालिबफ साहब ने सीधा कहा कि किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है सीज फायर को लेके। और ये जो खबरें आई थी कि सीज फायर को लेके या युद्ध को खत्म करने के लेके बातचीत करने के लिए गालिबफ गए हैं, गालिबफ ने उसे कहा है कि ये सब फेक न्यूज है। जेडी वांस के जाने की खबरें थी, अभी एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जेडी वांस शायद इस सप्ताहांत तक पाकिस्तान में जाएंगे, और अगर वो जाते हैं तो गालिबफ जो हैं वो भी जाएंगे और मीटिंग हो सकती है। 15 पॉइंट्स का एक जो आप ये लगा ले अग्रीमेंट पेपर जैसा, तो 15 पॉइंट अमेरिका ने रखे थे, जिसमें मेजरली ये था कि भाई ईरान के जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसको ख़त्म करना होगा, ईरान कितने मिसाइल्स बना सकता है, कितने रेंज की मिसाइल बना सकता है, इस पे कुछ लिमिट्स लगानी होंगी। फिर इस बात पे एक सहमति दी गई थी, वो जो 15 पॉइंट यूएस की तरफ से थे उसमें, कि भाई ईरान के जो नागरिक परमाणु ऊर्जा का नागरिक प्रयोग जो होगा उसमें वो मदद करेगा अमेरिका ईरान की। ये सारी चीज़ें 15 पॉइंट्स अमेरिका ने सामने रखे, और जब ये सामने आए तो ईरान की तरफ से आउटराइटली मना कर दिया गया कि हम इससे कोई सहमति नहीं रखते, और असल में हमारी तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ईरान का साफ साफ ये कहना है। गालिबफ जो पाकिस्तान गए थे वो बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने, रीओपन करने के बारे में बातचीत करने के लिए गए हुए थे, और गालिबफ साहब ने कहा है कि भाई ये जो नेगोशिएशंस की बात चल रही है या फिर सीज फायर की बात चल रही है उससे इस विजिट को जोड़ा जा रहा है, ये फेक न्यूज़ है। अब्बास अगरची साहब जो हैं उन्होंने ये बात कहा, आईआरजीसी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस बात को डिसमिस किया कि किसी भी तरीके का रियल सीज फायर एक तो नहीं हुआ और किसी भी तरीके की नेगोशिएशन हो नहीं रही है। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशन चल नहीं रहा है ना। यहां तक बात कही गई कि मतलब हमारे जैसे लोग आपके जैसे लोगों से कोई बातचीत नहीं करते। और ज़मीर अब्बास जाफरी साहब से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने सीधा ये बोला कि भाई ये ईरान के एग्जिस्टेंस की भी लड़ाई है। ये वो वाली बात है कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अत्याचारी हैं, तो अत्याचारी और विक्टिम जो है अत्याचार का, वो एक टेबल पर बैठकर कैसे अत्याचारी जो है वो शर्तें तय करेगा, उसको मान लेगा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ईरान ने क्लेम्स को डिसमिस तो किया, ट्रंप के जो क्लेम्स थे सीज फायर वाले, और उसके साथ अपनी 5 शर्तें ईरान ने रखी हैं। एक शर्त तो यह कि इमीडिएट एंड टू ऑल एग्रेशन, जितना भी एग्रेशन है उस सबको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, फुल स्टॉप लग जाए, किसी भी तरीके का एग्रेशन कहीं पे ना हो। गारंटी के आगे कभी नहीं होगा, इस बात की एक इंटरनेशनल गारंटी भी ईरान ने बोली है दी जाए। पे आउट ऑफ वॉर रिपेरेशन एंड डैमेजेस, इस युद्ध के कारण जितना भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसके लिए मदद दी जाएगी आर्थिक ईरान को। तो युद्ध के कारण जो भी डैमेज हुआ है, जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां चलता है वहां पे हमला हुआ, कई शहरों में हमले हुए, लगभग 1500 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है इस युद्ध के कारण। जितना भी क्षति हुआ है उन क्षतियों का कंपनसेशन जो है वो मिले, ये भी ईरान का डिमांड है। उसके बाद ईरान का एक डिमांड है एंड टू हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस ग्रुप्स। ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स कौन से हैं? जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, हुथीज हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ भी जितना युद्ध चल रहा है, हॉस्टिलिटीज चल रही हैं, वो भी तुरंत बंद कर दिया जाए। अब लेबनान की कहानी सुनिए। इजराइल जो है वो लेबनान में घुस गया है, लेबनान में लगातार अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला जो है वो वापस अटैक बैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, है ना। एक इजरायली सोल्जर के मारे जाने की खबर भी आई है। तो इसका ये कहना है ईरान का कि ये वॉर जो है ये केवल ईरान के ऊपर नहीं है, ये एक रीजनल वॉर है, और रीजनल सुप्रीमेसी जो है वो चाहते हैं, रीजनल कंट्रोल जो है वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उनके हाथों में रहे। जीसीसी के जो देश हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, जैसे कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, ये सब देश अब ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो है सारी सीमाएं पार कर दी हैं, और मतलब ये जीसीसी के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए रप्चर हो जाएगा। इस तरह की बात जीसीसी कर रही है, लेकिन जीसीसी को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा, जो देश शामिल हैं, कि उन देशों की जमीन जो है वो ईरान पर हमले के लिए उपयोग तो की ही जा रही है, अमेरिका के बेसिस तो वहां हैं ही। तो भाई आप सोच के देखिए, साधारण सा गणित है, और गणित भी क्या, साधारण समझ क्या कहेगी आपकी, कि मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाए, वो व्यक्ति थोड़ा सा दूर रहता है आपसे,
और वो आपके पड़ोसी के घर पे चढ़ के हमला कर दे, पड़ोसी इस बात के लिए अलाउ करे कि तुम हमारे इस घर पे चढ़ के और इस बंदे पे हमला कर सकते हो, तो क्या आप पड़ोसी की उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जहां से आपका दुश्मन चढ़ के आपके ऊपर हमला कर रहा है? तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में शामिल जितने भी देश हैं वो कह रहे हैं कि ईरान ने हदें पार कर दी। उनको ये सोचना भी चाहिए कि उनकी जमीन का उपयोग एक सनकी, एक पागल, एक सत्ता लोलुप, एक व्यवसायी जो है वो कैसे प्रयोग कर रहा है उनकी जमीन का किसी दूसरे देश पे हमले के लिए। सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता, कुछ तो होता है ना। अगर आपके साथ ही यही एक्ट होगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये चीज जीसीसी को भी समझनी चाहिए। लेकिन अब फिर ये सारी बातें कहते हुए ये जो डेवलपमेंट है ये इन आशंकाओं को जन्म देता है कि ये युद्ध जो है वो लंबे समय तक और चल सकता है, जारी रह सकता है। ईरान की तरफ से कई जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, हम हैं तो हमको लड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये थी कि एंड ऑफ टू हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स। इसके बाद एक और जो मांग है जिससे मुझे लगता है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, वो मांग है रिकॉग्निशन ऑफ इरानियन सॉवरेनिटी, कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इस पे ये रिकॉग्नाइज किया जाए कि इस पे ईरान का कंट्रोल है ना, या ईरान की संप्रभुता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मतलब वो जो रास्ता है जिस रास्ते से विश्व का लगभग 5वां हिस्सा जो है ऑयल सप्लाई का वो ट्रांजिट होता है, जाता है, उस रास्ते पे ईरान ये कह रहा है कि हमारा कंट्रोल हो। और उस रास्ते पे जो ईरान ने फिलहाल कंट्रोल किया है उस कंट्रोल के कारण ही ट्रंप जो है बौखलाए हुए दिखते हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई उसको आप रीओपन करिए, इनकंडीशनल जो 15 पॉइंट्स थे उसमें अमेरिका ने ये कहा। अब सोच के देखिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो जाता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद होता ही नहीं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल होता ही नहीं ईरान का, तो ईरान का पक्ष जो फिलहाल मजबूत दिख रहा है क्या वो पक्ष मजबूत दिखता? बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है वो तो तुरुप का इक्का है ईरान के लिए, तो ईरान उस तुरुप के इक्के को छोड़ेगा क्यों? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कंट्रोल हो जाता है तो ईरान डिक्टेट करेगा कि तेल का व्यापार जो है वो किस करेंसी में होगी, तेल का व्यापार कहां कहां कैसे कैसे होगा। तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत जो है, जो किसिंजर 1970 के दशक में करके गए थे कि तेल की कीमतों पे और तेल के कारोबार पे हमारा एक नियंत्रण होगा, हमारा एक कंट्रोल होगा, वो तो ध्वस्त हो जाएगा। पेट्रो डॉलर का जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका की तो हालत खराब हो जाएगी। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें अमेरिका कोई सोल सुपर पावर, मतलब सुपर पावर रह भी जाए तो सोल सुपर पावर नहीं बचा रह पाएगा। तो ईरान की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसे कंट्रोल चाहिए, उसे सॉवरेनिटी चाहिए। और जो मैंने बताया आपको कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के जो पूर्व प्रमुख हैं सर एलेक्स यंगर साहब, उन्होंने जो कहा ना कि ईरान का पलड़ा भारी है, वो इसी कारण से कहा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करके लगभग आप ये लगाइए कि पूरे ही विश्व को एक मैसेज दिया ईरान ने कि ईरान अगर चाहे तो विश्व को तकलीफ में डाल सकता है। अब लब्बुल लुबाब पे आइए, समरी पे आइए। अब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट ये बात सोचे कि ईरान ने पूरे विश्व को संकट में डाल दिया, तकलीफ में डाल दिया, पूरे विश्व को वो परेशान कर रहा है, ये तो गलत है, सिविलियंस भी इससे जूझ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ईरान का ये मूव ये गलत लग सकता है। लेकिन दूसरी बात सोचिए कि युद्ध शुरू किसने किया था? ईरान ने तो नहीं किया। नेगोशिएशंस चल रही थी, जो मीडिएशन करने वाली कंट्री थी उसने कहा कि ईरान ने मांगे मान ली थी। उसके बाद नेगोशिएशंस के दौरान हमला किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इजराइल ने किया, नेतन्याहू ने किया। तो भाई एग्रेसर जो है गलती तो उसकी होगी ना। अब सेल्फ डिफेंस में कोई आदमी क्या रिएक्ट भी नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा? मतलब किसी को आप थप्पड़ मारते रहें और वो थप्पड़ का जवाब ना दे आपको, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। गांधी जी को लेकर एक बड़ी मिथ चलती है कि वो एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा आगे, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी लड़ते थे, गांधी का हथियार अलग था, गांधी अहिंसा के साथ लड़ते थे। लेकिन फिलहाल जब परमाणु बम लेकर बैठा हुआ है अमेरिका, उस जमाने में अहिंसा के साथ क्या लड़ लेगा ईरान? अब सोच के देखिए ना, पूरे इतिहास में मानव सभ्यता की परमाणु बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे चला, किसने चलाया? अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका के पास अगर परमाणु बम है तो वो वेपन ऑफ पीस है, और किसी और के पास अगर परमाणु बम होगा तो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा। ये कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा, अमेरिका की दादागिरी तय करेगी। और इस दादागिरी के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे,
इस युद्ध के खिलाफ अगर हम युद्ध शांति, युद्ध खत्म करने की पहल का हिस्सा बनेंगे तो हम ब्रोकर नेशन कहलाएंगे। ये हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं और ये आपको जायज लग रहा है क्या? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है जायज। युद्ध समाप्त हो इसकी जरूरत हम सब की है। भाई मिथोलॉजी जो हमारी कहती है, महाभारत, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था, कृष्ण बन के गए थे ना दूत, तो शांति दूत और कहा गया कृष्ण को। और मैं अभी अभी परसों तरसों ही मैं देख रहा था रील पे, वो B.R. चोपड़ा वाला जो महाभारत है उसका एक चंक आया था। जब कृष्ण गए, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भाई मेरे अनुज पुत्रों की तरफ से क्या संदेश लाए हो, तो कृष्ण कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं लाया हूं महाराज, मैं अपनी तरफ से ये संदेश लाया हूं, लेकिन आपको निश्चिंत कराता हूं कि जो मैं कहूंगा या जिन चीजों को मैं स्वीकार कर लूंगा उन शर्तों को पांडव भी स्वीकार कर लेंगे सहर्ष। तो शांति की कोशिश तो आपके मिथोलॉजी में भी हुई है, ये हम पढ़ते लिखते बड़े हुए हैं। तो शांति की कोशिशें अगर आप करते तो भाई ब्रोकर नेशन नहीं हो जाते। मतलब फिर से शब्द चयन की बात मैं कहूंगा, जयशंकर साहब थोड़ा बेहतर कर सकते थे। और अगर ये समझ है कि शांति के लिए कोशिश करने से आप ब्रोकर कहलाएं, तो इस समझ को भी बदलने की जरूरत है। विश्व जो है बहुत खतरनाक मुहाने पे खड़ा हुआ है। हमले जो हैं, मतलब 5 दिनों के सीज फायर की घोषणा जब यूनिलेटरली ट्रंप ने कर दिया अपनी मर्जी से कि सीज फायर है, कोई सीज फायर नहीं हुआ था। उस वक्त भी इजराइल जो है वो लेबनान में भी हमले कर रहा था, वो ईरान पे भी हमले कर रहा था, ईरान जो है वो भी इजराइल पे हमले कर रहा था। तो हमले जो हैं, मिसाइलें जो हैं, ड्रोन अटैक जो है वो रुके नहीं हैं। तो सीज फायर की बौखलाहट अभी फिलहाल ट्रंप की है। ट्रंप को यह समझना होगा कि ये आग लगाने वाली जो हाथ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तो इन हाथों को सबसे पहले माफी मांगनी होगी। जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे किसी भी देश का हुआ हो, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पूरे ही विश्व के अलग अलग देशों को नुकसान तो हो ही रहा है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार सबसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और नेतन्याहू तो वैसे ही वॉर क्रिमिनल हैं। तो इनके खिलाफ एक ऑल आउट इस पूरे विश्व के अलग अलग देशों के जितने नेता हैं उनको करना होगा कि अत्याचारी एग्रेसर जो है वो अपने मूव को बंद करे, खत्म करे, माफी मांगे, जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है, आप भी हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि आपकी राय से भी हम अवगत हो पाएँ कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। क्या हमें शांति की कोशिशों में सहभागी होना चाहिए था, हमारे एफर्ट्स और बेहतर होने चाहिए थे? आपको ये बताना है। नंबर 2, आपको ये बताना है कि क्या मोदी जी का जो भाषण था वो भाषण अप्रोप्रिएट था? क्या आपको नहीं लगता कि एक्शन प्लान देना चाहिए था थोड़ी क्लैरिटी के साथ कि किस तरह की दिक्कत आ सकती है और किस तरीके से हम उसे लड़ेंगे? और राहुल गांधी का जो ये क्लेम है या राहुल गांधी का ये जो एलिगेशन है कि नरेंद्र मोदी ने पैनिक कर दिया है सब लोगों को, उस एलिगेशन में आपको कितना दम दिखता है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और देखते रहिए द पॉलिटिक्स शो। धन्यवाद।